चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का, पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2020 और 2019 के क्वेश्चंस देखे। 2020 में लगभग 47 और 2019 में 40 क्वेश्चंस हमने जो पिछली 6 या 7 वीडियो में थ्योरेटिकल पढ़ा, उनके आधार पर हमारे ये क्वेश्चन आए हैं। आज देखते हैं 2018 में क्या पोजीशन रही है, फिर हम लोग देखते हैं 2017 और 16 का क्वेश्चन भी देखते हैं, पेपर देखते हैं। चलिए, 2018 में लगभग देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। चलिएगा, क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग इन क्वेश्चन से भी यहाँ पर जो है लगातार देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आधार पर भी जब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं तो आपको क्वेश्चन याद हो जाते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि ऑडिटिंग इज़ डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन से शब्द से मिलकर ऑडिटिंग बना है? पहली क्लास में हम लोगों ने बताया था ऑडिट शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा कौन सी भाषा? यूनान की भाषा है। ठीक है, किस शब्द से बना है? ऑडायर शब्द से बना है। ऑडायर का मतलब ऑडिरे का मतलब क्या होता है? अडायर बोलते हैं जिसको हम लोग। अडायर का मतलब होता है टू हियर, सुनना। ठीक है, क्या होता है? सुनना। तो पहले जो है क्या होते थे कि न्यायाधीश हुआ करते थे। न्यायाधीश जो है सारे लेखों को, सारे खातों को सुनते थे और सुनकर अपनी बात बताते थे, इसलिए इसको अडायर शब्द कहा जाता है। तो अडायर शब्द से ऑडिटिंग बना है, तो इसलिए पहले का ऑप्शन क्या सही होगा आपका? पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑडिरे, जिसको हम लोग अडायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? व्हेन द ऑडिट ऑफ द कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपलसरी। आपको अगर याद हो तो भारत में कंपनी अधिनियम जो बना, पहले कंपनी अधिनियम, पहला जो कंपनी अधिनियम था उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात बताई गई थी। फिर उसके बाद दूसरे कंपनी अधिनियम जिसके अंतर्गत बताया गया था कि 1913 में रिवाइज्ड एक्ट बना, और 1913 से ही भारत में यह अनिवार्य कर दिया गया कि भारत के अंदर जो भी कंपनी होगी उसका क्या करना अनिवार्य होगा? उसका ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होगा। अगर 1913 में जो रिवाइज्ड एक्ट हुआ उससे ये कंपलसरी हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में इतिहास अगर ऑडिटिंग की कही जाए कि इतिहास कब से शुरू हुआ, तो आप लोग 1913 से बताएंगे। और कहता है कि कब से जो है कंपलसरी किया गया, तो 1914 से ही यह बात बता देंगे कि भारत में जो कंपनी का अंकेक्षण किया गया वो कब शुरू किया गया? 1914 से ही शुरू किया गया। ठीक है, 1913 ऑप्शन मिलता है तो 1913 पे निशान लगाएंगे, नहीं तो 1914 पे आप लोग निशान लगा देंगे। ठीक है, अगर पहले अधिनियम की बात करी जाए तो 1882 में भारतीय कंपनी अधिनियम बना, जिसके भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 में यह बताया गया कि फर्स्ट शेड्यूल उसकी टेबल ए सेक्शन 83 से 94 के बारे में कि कुछ बातें बताई गई, लेकिन यह नहीं कहा गया कि ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो कंपलसरी जो कहा गया भारत में वो 1913 कंपनी अधिनियम के तहत कहा गया। ठीक है, और इंग्लैंड की अगर बात करी जाए तो इंग्लैंड में 1844 में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। ऑडिटिंग इज़ कला है, विज्ञान है, क्या है? तो विज्ञान और कला दोनों हैं, बहुत है, आर्ट भी है, साइंस भी है। हमारे अकाउंट्स में, कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों होते हैं, ना तो प्योर आर्ट है और ना ही साइंस है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 4 देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमेच्योर ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, नन ऑफ दिस। एमेच्योर होते नहीं हैं, गवर्नमेंट कंपनी में होते हैं, प्रोफेशनल ये पेशेवर होते हैं, ध्यान रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर क्यों होते हैं? क्योंकि ये अपनी पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर पढ़ाई करने के बाद प्रोफेशनल तरीके से नौकरी नहीं करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और उस सेवाएं के बदले में अपनी फ़ीस लेते हैं, और जो फ़ीस लेता है वो क्या कहा जाता है? पेशा कहा जाता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर भी पेशेवर होते हैं, लॉयर है, लॉयर भी क्या होते हैं? पेशेवर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सैलरी वर्कर थोड़ी होते हैं, मजदूर थोड़ी होते हैं, ये तो क्या होते हैं? ये तो अपनी सेवाएं देते हैं और उस सेवाओं के बदले में जो शुल्क लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। तो इसलिए नंबर सी ऑप्शन सही होगा 4th का। आगे कह रहा है आप लोगों का 5 में, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज़ नाउ रीनेम्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी हुआ करता था, या ऑडिट प्रैक्टिस बोर्ड, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस कमेटी कर दिया गया। ठीक है, जिसे अब हम लोग सैप के नाम से जानते हैं, SAP, और जिसको अब हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? आपका ए ऑप्शन सही होगा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। ठीक है, इसके बाद है
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया इज़ ए ऑटोनॉमियस बॉडी, कोऑपरेटिव बॉडी, प्राइवेट बॉडी। ये किसी के अधिकार में नहीं है, किसी प्राइवेट व्यक्ति की नहीं है, तो इसलिए कैसी है, स्वायत्त संस्था है, ए ऑटोनॉमियस बॉडी। हेड ऑफिस कहाँ पर है चार्टर्ड अकाउंट CA का, ICAI का, तो ये तो तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी APC वाज सेटअप। APC कब सेट की गई बताइएगा। APC को जो सेटिंग की गई वो कब की गई, 17 सितंबर 1982 को, ठीक है ना। 1982 को कमेटी बनी और इस कमेटी के आधार पर ही सारे डिसीजन, सारे सब कुछ लिया जाता है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। फॉर रिलायंस कंपनी ऑडिटिंग इज, रिलायंस कंपनी के लिए ऑडिटिंग, कंपनी के लिए ऑडिटिंग क्या होता है, कंपलसरी होता है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए कैसा होता है, वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। 10th में देखते हैं, फॉर ए बैटल शॉपकीपर ऑडिटिंग इज, छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण जरूरी है क्या, नहीं। कैसा है, विलासितापूर्ण है, लग्जरी है, छोटे से काम के लिए वो ऑडिटिंग कराएगा, बताइए। तो ये तो विलासिता का काम कर रहा है, लग्जरी है उसके लिए, कंपलसरी थोड़ी है, नहीं आवश्यकता है, तो इसलिए इसमें बी पॉइंट हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट, एंटरिंग कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चों में लिखना है। पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चों में लिखना, ये कैसी गलती है, देखिए जब तक आपको एक्सपेंसेस के बेसिक के बारे में जानकारी नहीं होगी कि कौन सा एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर का है, कौन सा एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का है, तो इसका मतलब आपको सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ये एरर कैसी होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी। एरर ऑफ अमीशन होती तो वो भूल की अशुद्धि हो जाती, जिसको हम लिखना ही भूल जाते, और एरर ऑफ कमीशन होता तो क्लर्क से होने वाली गलतियों को, भूल चूल की अशुद्धियों को, खाता में गलती को, या पोस्टिंग करते समय कोई गलती हो जाती है, लेन देन की गलती, उसको हम लोग एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। और क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, कंपेंसेटरी एरर, वो एरर होती है जो एक गलती दूसरी गलती से कवर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परचेज ऑफ 4100 इज एंटर्ड 1400 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज, बताओ 4100 की जगह 1400 रुपये लिख दिए, बताओ कौन सी गलती होगी। अभी तो ऊपर सारी गलतियाँ मैंने आपको बताई। एरर ऑफ कमीशन, बिल्कुल यही होगा, लेखे की अशुद्धियाँ, लिखने में गलती कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरली मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज़ डन बाय, हिसाब किताब में जो गड़बड़ी प्राय की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। देखिए हिसाब किताब में जो गड़बड़ी की जाती है वो हायर मैनेजमेंट कैडर पर्सन, उच्च प्रबंध द्वारा की जाती है, ठीक है ना। देखो जो अगर अकाउंटेंट गलती करेगा तो गलती जो है वो जो है ना कितनी बार गलती करेगा, इसलिए गलती करने के लिए अगर कहा जाता है तो उच्च प्रबंध, हायर मैनेजमेंट कैडर के जो लोग होते हैं वही गलती कराते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें सही, ठीक है। हाँ, प्राय शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ना, इसलिए जनरली। अगर वो कहता है कि कभी कभी गलती हो जाती है या भूल से गलती हो जाती है तो यहाँ पर समझो बच्चों अकाउंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंट या क्लर्क भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जनरली कहा है। जनरली का मतलब मुख्यतः का मतलब बार बार का मतलब जानबूझ का मतलब जो पहले से ही जानबूझ के कराया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा सही होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑडिटिंग इज़ कंपलसरी, अंकेक्षण किसके लिए ज़रूरी है, कंपनी के लिए ज़रूरी है, ऑप्शन नंबर ए। ट्रस्ट के लिए भी कंपलसरी है, ऑप्शन नंबर बी। सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लिए भी, डी ऑल ऑफ दिस, तीनों के लिए कंपलसरी है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑडिटिंग इज़ यूज़फुल, अंकेक्षण लाभदायक है। टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स, ठीक है। टू इंक्रीज गुडविल ऑफ द कंसर्न, ख्याति बढ़ाने में। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, कार्यक्षमता बढ़ाने में। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज होगा। देखिए फ्रॉड और एरर तो रुकेंगे ही रुकेंगे। दूसरा भी हो सकता है, क्यों होगा दूसरा, कि जब हम लोग अपने खातों की जांच कराते हैं और लगातार खातों की जांच कराते रहते हैं, तो खातों की जांच कराने से क्या होता है, खातों की जांच कराने से हमारी विश्वसनीयता बढ़ती है, क्रेडिटबिलिटी बढ़ती है। क्रेडिटबिलिटी बढ़ती है तो लोगों में विश्वास बढ़ता है, जिससे हमारी गुडविल बढ़ जाती है, ठीक है ना। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये अपने खाते गलत बनाते हैं, क्योंकि सीए ने चेक कराया भाई हमारे खातों को, इसलिए। तीसरा कह रहा है टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्क, यार जब खातों की लगातार चेकिंग होती रहती है तो कर्मचारी जो है फ्रॉड करने से कतराते हैं, ठीक है ना, वो फ्रॉड नहीं करेंगे और उनकी गलती करेंगे भी तो पकड़ में आ जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, वो अपने काम को बढ़िया तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो ये काम भी हो जाता है। ऑल ऑफ दीज, डी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। कह रहा है ऑडिटिंग सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द, अंकेक्षण सुरक्षा के हित में होता है। ऑनर की सुरक्षा करता है, क्रेडिटर की करता है, इन्वेस्टर की करता है, ऑल ऑफ दिस सभी की करता है भैया। ऑनर लोग भी, बाहर के लोग की भी, और जो है इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो तो खातों की जांच करना सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए ऑल ऑफ
दी जाएगा। फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी कह रहा है भैया, लेखाक्रम, खाते तो सबके लिए बनाने ज़रूरी हैं, इसलिए इसमें 32 का कौन सा आंसर होगा, 32 का आपका सी आंसर हो जाएगा। फ्लोटिंग एसेट्स आर वैल्यूड एट, चल संपत्तियाँ, जो चल संपत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, कॉस्ट पे वैल्यूड की जाती है, मार्केट प्राइस पर, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर, इसी पे की जाती है। सी, तुमने देखा होगा स्टॉक को जो वैल्यूड किया जाता है, लागत मूल्य बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो उस पर मूल्यांकित किया जाता है। कॉस्ट पर हमेशा जो वैल्यूड किया जाता है वो हमेशा फिक्स्ड एसेट्स को किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर हमेशा शेयर को देखा जाता है। और डेप्रिसिएशन वगैरह भी ये सब जो है तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है। ठीक है, चलिएगा, इसमें तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी ऑप्शन सही हो जाता है। कह रहा है यदि एन ऑडिटर इज़ नॉट वैल्यूअर और नॉट yet he is intimately concerned with the proper valuation of its abilities, the decision was given which of the following case। वैल्यूअर शब्द जहाँ आ जाए, मूल्यांकनकर्ता की बात आ जाए, समझ लो कि ये बात कौन से केस में कही गई है, किंगस्टन कॉटन मिल्स में कही गई है। किंगस्टन कॉटन मिल्स में और भी हमने 6-7 बातें लिखी थी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो वो आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अंदर। द मेन कॉजेज ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मेन कॉजेज क्या है कि कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, थेफ्ट ऑफ एसेट, नन ऑफ दिस। यार लगातार हम किसी एसेट्स को यूज़ करेंगे तो उसमें घिसावट आ जाती है, इसलिए कौन सा क्वेश्चन है, 53 का ए हो जाएगा। एसेट्स सेल हो जाएगी तो हमारे पास रहेगी नहीं, चोरी होगी तो हम डेप्रेशन लगाएंगे क्यों, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ एसेट्स। आगे कह रहा है 58, इन्वेस्टिगेशन इज़, अनुसंधान वॉलंटरी है, कंपलसरी है, स्टेटरीज है, नन ऑफ दीज। तो सीधी सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, ऐच्छिक होता है, कंपलसरी थोड़ी होता है। कंपलसरी तो क्या होता है, हमारे पास ऑडिटिंग होता है। इन्वेस्टिगेशन कभी कभी किया जाता है, जहाँ लगता है कि डाउट है वहीं पर किया जाता है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, वॉलंटरी होगा। द इन्वेस्टिगेशन इज़ कंडक्टेड, खातों का अनुसंधान कराया जाता है, कब कराया जाएगा, एट द एंड ऑफ द ईयर, थ्रू आउट ऑफ द ईयर, एज पर नीड, नन ऑफ दीज। क्या साल के एंड में कराया जाता है क्या, नहीं। पूरे वर्ष कराते रहोगे, नहीं। तुम्हें जब लगेगा कि हमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए तभी कराया जाता है, ज़रूरत महसूस होगी तभी कराया जाएगा, इसलिए एज़ पर नीड आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आवश्यकता अनुसार। ठीक है, इसके बाद है एन ऑडिटर इज़ ए वॉच डॉग, वॉच डॉग आ गया, सीधी सी बात है। क्या कह रहा है कि जो अंकेक्षक होता है वो एक वॉच डॉग होता है। ठीक है, कैसा होता है, वॉच डॉग होता है, शिकारी कुत्ता नहीं होता, पालतू कुत्ता होता है। कौन से केस में कही गई है, किंगस्टन कॉटन मिल्स में एक बात कही गई है, 76 का बी आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जनरली एक्सेप्टेड बेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कह रहा है कि जो तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट्स है वो किस प्राइस पर दिखाई जाती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगता है बच्चों, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, ये तो करंट एसेट्स के लिए होता है, डी ऑप्शन। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कह रहा है, यहाँ पर ये शेयर के लिए यूज़ होता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वेस्टिंग एसेट्स के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा आपके पास, सी। फिक्स्ड एसेट्स के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाता है, जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आती है। 90 पे कह रहा है नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सा खाता तैयार करती हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो इसलिए जो लाभ कमाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और जो लाभ नहीं कमाते हैं, जैसे मंदिर के खाते, धर्मशालाओं के खाते या अन्य संस्थाओं के खाते, वो क्या तैयार करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। इसके बाद देखिए ये वाला पेपर समाप्त हो जाता है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आए, लगभग हम लोगों ने 23 और 24 क्वेश्चन ही सिर्फ 2016 के पेपर में हमको मिले हैं। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे आप लोगों का 2017 करेंगे। 2017 के पेपर में देखिए मेरे को हिंदी में मिल पाया है तो इसलिए हिंदी में देख लेंगे, और अब तो पेपर रिपीट ही हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। हालांकि बहुत जल्दी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो और बहुत कम समय में ही आप बहुत सारे पेपर्स को देख लें। 2013 में देखिए ये पद्धति आई थी। 2013 में जो है CCS यूनिवर्सिटी ने ये नियम लगा दिया था कि 2013 से मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ही हुआ करेंगे, तो मैंने कोशिश करी है कि 2013 से पेपर मेरे पास कलेक्ट हो जाए, तो 2013 से मैंने सारे पेपर कलेक्ट करें। बैक पेपर मुझे कोई मिला नहीं, बैक पेपर ना तो मुझे जो है बाज़ार में जो वो आते हैं आपके अनसोल्ड आते हैं वहाँ भी नहीं मिला, और जो है कहीं मुझे पेपर नहीं मिला। अगर किसी को मिले तो मुझे अवेलेबल करा दो, उसमें से भी क्वेश्चन छाट के मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, चलिए 2017 में देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हमारे पास। हिंदी में मिलेंगे, सॉरी भाइयों हिंदी वाले जो है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा रिपीट हो रहे हैं, और जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी अधिनियम यानी कंपनी एक्ट के अनुसार सीक्रेट रिजर्व जो बनाया जाता है वो
वर्जित है, ऐच्छिक है, अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। देखो, गुप्त जो सीक्रेट रह सकता हो उसको कभी भी कोई नियम, कोई भी लॉ उसको कंपलसरी नहीं कर सकता। ये जो है हमारे यहाँ बैन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा, वर्जित है। कह रहा है डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाया? डबल एंट्री सिस्टम कौन से सन में बना? 1440, 1449, 1494, 1521। तो अब तो ये तो बहुत तुम्हारा रट चुका होगा। सी 1494 में। किसने बनाया? लुकास पेसियोली ने बनाया। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की स्थापना पहले किस देश में हुई? सबसे पहले इंग्लैंड में हुई है, ध्यान रखना है। कौन से डेट को हुई है? 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई इंग्लैंड में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर अनिवार्य किया गया? वो भी इंग्लैंड में किया गया। कौन से सन में? 1844 में कंपनी एक्ट में, इंग्लैंड के कंपनी एक्ट में डाल दिया गया कि कोई भी कंपनी उसको अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना कहाँ की गई? 6 पॉइंट में हम लोग चलेंगे। तो 6 पॉइंट में हम लोग जाएंगे कि कब हुई? 1949 में हुई। 1949 में हम लोग जानते हैं 1 जुलाई 1949 में काम करना शुरू कर दिया। सीसी देसाई की समिति की सिफारिश पर यह जो है इंस्टीट्यूट बनाया गया। कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसी दिन जो है CA डे बनाया जाता है, इसी दिन GST डे भी बनाया जाता है। इसके बाद 8 क्वेश्चन है। अंकेक्षण ऑडिटिंग कहाँ पे शुरू होती है? जहाँ पर अकाउंटेंसी समाप्त होता है। बुक कीपिंग के बाद क्या शुरू होता है? अकाउंटिंग शुरू होती है। अकाउंटिंग के बाद क्या शुरू होता है? ऑडिटिंग के बाद क्या शुरू होता है? इन्वेस्टिगेशन। तो 8 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास जहाँ पर अकाउंटेंसी समाप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 9 क्वेश्चन पर देखिएगा, 50,000 की एक मशीन है, उसे परचेज अकाउंट में डाल दिया। बताओ, इनको मशीन और परचेज में ही डिफरेंस पता नहीं है, इसलिए इनको बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता, इसलिए कैसी गलती है? ये प्रिंसिपल एरर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। कह रहा है एक कंपनी के लिए अंकेक्षण है, एक कंपनी के लिए तो ज़रूरी है भैया, तो इसलिए इसका 10th का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेसेसिटीज़, आवश्यक है। कह रहा है निम्नलिखित में से अंकेक्षण का कौन सा कार्य है? कौन सा अंकेक्षण कवर करता है? गणितीय जांच करता है, अशुद्धियों का पता लगाता है, उसे रोकता है, छल कपट को पता लगाता है, रोकता है। देखो भैया, ये तुम्हारे जो वर्क हैं, ये कौन सा वर्क दे रखा है? सेकेंडरी वर्क दे रखा है। इसने प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क नहीं पूछा, इसे तो खाली वर्क पूछा है। ये गणितीय जांच करना, हाँ बिल्कुल करता है, और अशुद्धियों का पता लगाता है, बिल्कुल रोकता भी है और पता भी करता है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में देखिए, 10,000 की पुरानी मशीन बेची किंतु विक्रय खाते को क्रेडिट कर दिया गया, और यह अशुद्धि कैसी अशुद्धि है? 10,000 की मशीन बेची है, ठीक है। अब मशीन को आप लोग सेल्स अकाउंट में लिख रहे हो, मशीन और सेल्स में आपको डिफरेंस ही नहीं पता। सेल्स में हमेशा गुड्स की जाती है, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसकी को हम लोग सेल्स और परचेज में लिखते हैं, ना कि हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसलिए कैसी अशुद्धि है आप लोगों की? ये 12th वाली जो अशुद्धि है आपकी कैसी? सैद्धांतिक प्रिंसिपल एरर है। अंकेक्षण ऑडिटिंग को डिफाइन किया जा सकता है, लेखा पुस्तक तैयार करना, लेखा पुस्तकों को जांच करना, उपरोक्त और भी। लेखा पुस्तकों को तैयार कैसे करेंगे भैया? तैयार करने का काम तो अकाउंटेंट का होता है, ऑडिटर थोड़ी तैयार करेगा, इसलिए ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बी, एग्जामिनेशन करेंगे, हाँ जांच करेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी पॉइंट पर आप लोग चले जाइएगा। सी पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। भारत में लेखाक्रम की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया? ये तो ऑप्शन ही आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे सरकार ने किया। 1932 तक बॉम्बे सरकार ने किया, इस पर फिर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण आ गया, प्राइवेट लोगों का इसमें हाथ रहता था, इसलिए ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाया। इसलिए 1949 में हमारे यहाँ ICAI स्थापना की गई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई। लिख रहा है यहाँ पर दिल्ली सरकार, कलकत्ता सरकार, बम्बई सरकार। तो कौन सी सरकार? बम्बई सरकार। एक अंकेक्षण में क्या होना चाहिए? चतुराई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी गुण होने चाहिए भैया इसके अंदर। एक अंकेक्षक को जो मॉरल होता है वो होता है जन्मजात होता है, एक्वायर्ड होता है, सामान्य होता है। देखिए, जो मॉरलिटी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, जो साउलिंग गुण होते हैं, जो आत्मीय गुण होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। इसलिए क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर? बर्थ है ना, बॉर्न क्वालिटीज़ हैं, जन्मजात गुण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17, कर की चोरी जो है, कर की चोरी करना वो कैसा उद्देश्य है? देखिए, सहायक उद्देश्य तो है नहीं, मुख्य उद्देश्य है नहीं, क्योंकि मुख्य उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्ट में आपने 2 ऑब्जेक्ट पढ़े, एक तो खातों की जांच करना और खातों को देखना कि वो नियम के अनुकूल बने हैं नहीं बने हैं, और उस पर अपनी राय प्रकट करना। उसके बाद हम सहायक उद्देश्य की तरफ जाएँ तो गलतियों और अशुद्धियों को ढूंढना और उनको रोकना। तो यहाँ पर ये कर की चोरी कह रहा है, तो दोनों तो ये उसमें आते नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा बचा? सामाजिक। और कर की चोरी हम लोग रोकेंगे तो देखिए टैक्स गवर्नमेंट के पास पूरा जाएगा, गवर्नमेंट के पास जब पूरा जाएगा तो गवर्नमेंट हमारी भलाई के
के लिए सोचेगा इसने कर की चोरी हमारा कैसे उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य, इसको सुरक्षा प्रदान करना। एक पनवाड़ी के लिए अंकेक्षण होता है यार विलासिता है। एक पनवाड़ी पान बेचने वाले के लिए आप उसको ऑडिटिंग कराएंगे क्या, उसके खाते होगा कितनी सुपारी लाया, कितने पान बेचे बताओ, तो ये लग्जरी है, बिल्कुल लग्जरी है। बी पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। कार्यालय सोफे का घर में प्रयोग करना, सोफ़ा ऑफिस का फर्नीचर है, ऑफिस का फर्नीचर आप लोगों ने अपने ऑफिस में तो यूज़ करा नहीं, घर में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बताइए बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप लोग क्या काम कर रहे हैं, इस एसेट्स को घर पे जाके यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का गबन हो गया, मिसअप्रोप्रिएशन, एम्बेजमेंट हो गया, संपत्ति का गबन हो गया है कि आप सोफ़े को आप ऑफिस में यूज़ करते हैं लेकिन ऑफिस की बजाय घर में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग। मिसअप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लेना, वहाँ से आप लोग ज़रूर एक बार सारे पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है वहाँ से। एक अंकेक्षक होता है रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह, बिल्कुल यही होता है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वॉचिंग डॉग होता है। सामान्य एक छोटे व्यापार में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वैधान के रूप से अनिवार्य नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छल कपट को रोकना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है, सहायक उद्देश्य है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था कैसी संस्था है, ऑटोनोमियस बॉडी है, स्वायत्त संस्था, सी ऑप्शन हो जाएगा, रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है, देखिए घुमा के दे रहा है, अस्थायी संपत्ति नहीं है, यानी सीधी सी बात ये कह रहा है कि अस्थायी संपत्ति, अस्थायी का मतलब क्या हो गया, चालू संपत्ति नहीं है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें से स्थायी संपत्ति कौन सी है, ये पूछ रहा है इसमें से, ठीक है ना, घुमा के दिया है इसने, देखो ख्याति, पूर्णत्व, स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स करंट एसेट्स होती है, स्टॉक करंट एसेट्स होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट होता है, गुडविल जो होता है वो तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स के दो पार्ट हो जाते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, तो ये कौन सा है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो इसलिए गुडविल ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का ए। 45 की तरफ चले, निम्नलिखित में से कौन वेस्टिंग एसेट्स है, कैश बिल्कुल नहीं, फर्नीचर बिल्कुल नहीं, कोयला बिल्कुल, कोयला तुम्हारी कैसी एसेट्स है, वेस्टिंग एसेट्स है, छही संपत्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसेट्स के बारे में हमने पहले ही बताया, 4 तरह की एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, वेस्टिंग एसेट, फिक्स्ड टीटीएस एसेट्स, ठीक है। नहीं पता है तो एक बार पुरानी वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, खासकर कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए जो आप लोगों को बनाया था वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वहाँ पे इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रखी है। कह रहा है उद्धृत मूल्य, देखिए कोटेशन प्राइस कह रहा है, कोटेशन प्राइस का मतलब हो गया कि जिसको बाजार में मूल्य के आधार पर, बाजार में मार्केट प्राइस के आधार पर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं उद्धृत मूल्य, कोटेशन प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। स्टॉक बाजार में थोड़ी वैल्यूड होता है, नहीं भैया। शेयर, हाँ शेयर बिल्कुल बाजार में होता है, शेयर में आप लोग देते हो, शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, शेयर बाजार ऊपर गया, शेयर बाजार सेंसेक्स नीचे चला गया, ऊपर चला गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुडविल बिल्कुल नहीं, प्लांट एंड मशीनरी बिल्कुल नहीं, बी ऑप्शन होगा। स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कई बार आ चुका है, लागत और बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन के उच्चतम मूल्य पहले निर्गमन विधि का प्रयोग किया जाता है जब सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, सामग्री का मूल्य घट रहा हो, सामग्री का मूल्य स्थिर हो, सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो, ए पॉइंट पर हम लोग जाएंगे। अगर तुम लोगों का मूल्य तुम्हारा जो है घट रहा हो तो उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए हमको लीफो मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सामग्री का मूल्य बढ़ रहा हो तो वहाँ पर फीफो और हाइफो का मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन की आंतरिक मूल्य विधि संबंधित है, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको पता ही है कि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़े हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की कितनी मेथड होती है, तीन वैल्यू हमारे पास होती है निकालने की। पहली एसेट्स वैल्यूएशन विधि, संपत्ति मूल्यांकन विधि, दूसरी हमारे पास कौन सी विधि होती है, दूसरी हमारे पास होती है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, और तीसरी होती है फेयर वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक ये जो वैल्यू है किसकी है, शेयर की है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ख्याति की अगर होती तो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां आप लोगों की कौन कौन सी होती हैं, आप लोगों ने देखी है, सिंपल एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ऐसा कुछ करके होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा सही। कह रहा है एक व्यय पूंजीगत व्यय होता है क्योंकि राशि की एक मुश्त होती है, बड़ी राशि होती है, भविष्य के लाभ से संबंधित होती है, चालू वर्ष के लाभ से संबंधित होती है। देखिए ये तीनों ही सारे ऑप्शन हमें मिलते जुलते से लगते हैं, डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता चालू वर्ष के लाभों से, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो फ्यूचर के लाभों के लिए किए जाते हैं। राशि बड़ी होती है, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा है तो उसकी अमाउंट भी बड़ी होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। राशि का भुगतान एक साथ किया जाए, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है कि एक साथ भुगतान करने वाला कैपिटल ही होगा। हो सकता है कि हम 12 महीने के एक साथ पैसे दे दें तो भी तो वो राशि अमाउंट बड़ी हो जाएगी, तो क्या उससे क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके अंदर। यह भविष्य फ्यूचर के लाभों से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमने ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना ज़्यादा पैसा कर दिया कि फ्यूचर में हमें उसका लाभ मिलता रहेगा, इसलिए यह कैसा पॉइंट होगा आपका, सी पॉइंट हो जाएगा। एक प्राप्त
प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि पूंजी खाते में जमा की जाती है, स्थायी संपत्ति संबंधित होती है, राशि बड़ी होती है, चालू वर्ष में प्राप्त होती है। सी और डी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। पूंजी खाते में और भी चीज़ें जमा की जाती हैं, प्रॉफिट वगैरह, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड होती हैं क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स ही हमारी कैपिटल एसेट्स कही जाती हैं, इसलिए 51 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। पूंजीगत हानि होती हैं क्योंकि असामान्य कारणों से होती हैं, पूंजीगत आहरण से है, इसका से लेखांकन वर्ष में होती है, स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है, तो इसका आंसर भी स्थायी संपत्ति वाला ही आ जाएगा 52 का डी। हिरास एक आयगत हानि है क्योंकि ये चालू वर्ष के लेखांकन वर्ष से होती है, लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखी जाती है, स्थायी संपत्ति संबंधित होती है। देखिए अगर सी होता स्थायी संपत्ति संबंधित तो पूंजीगत हो जाता, तो सी तो हो नहीं सकता। लाभ हानि खाते के डेबिट में और भी खर्चे लिखे जाते हैं, तो बी भी नहीं हो सकता। ये चालू लेखांकन वर्ष से संबंधित होता है, ये बिल्कुल सही है कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हर साल लगाया जाता है और एक साल में एक बार लगाया जाता है, तो ये करंट ईयर में लगाया जाता है, ध्यान रखना है। तो इसलिए 53 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। व्यवसाय द्वारा लगाई गई पूंजी कौन सी होती है? व्यवसाय द्वारा पूंजीगत प्राप्ति आयगत पूंजीगत प्राप्ति होगी। व्यवसाय द्वारा लगाई गई पूंजी कैसी प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि कुछ समय बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। पूर्व में अपलिखित अप्राप्य ऋण से प्राप्ति, आप लोगों ने क्या काम करा है कि पहले आपके पास कोई बैड डेब्ट्स है और वो बैड डेब्ट्स जो है आप लोगों ने राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है, और वो राइट ऑफ कर दिया है, जिसके कारण से राइट ऑफ करने के कारण से क्या हुआ है बच्चों कि राइट ऑफ करने के कारण से अब वो जो है अचानक उसने दे दिया है। पहली बात तो समझ लो बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो हमारा पैसा मार लेते हैं, पैसा दे नहीं पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं, और वो बैड डेब्ट्स मान के हम उसके अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसको सद्बुद्धि आई और सद्बुद्धि के साथ साथ उसने क्या काम करा? उसने कहा कि भाई हम आपको पैसा वापस देना चाहते हैं। अब उसने पैसा वापस कर दिया, तो वापस कर दिया तो ये तो व्यापार में चलता ही रहता है, पैसा मरना फिर वापस करना, तो ये कैसी नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर्स का होता है, आयगत प्राप्ति है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में पैसा मरना एक नॉर्मल बात है और फिर मिल जाना ये भी नॉर्मल है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। अंकेक्षक एक मूल्यांकनकर्ता नहीं है, यह कहा गया था, वैल्यूअर नहीं है, ये तो किंगस्टन कॉटन मिल्स में किया गया था, इसका ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यूअर की अगर बात आ जाए तो किंगस्टन कॉटन मिल्स में आप लोग बात करेंगे। हिरास का आयोजन करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, परंपरागत है। देखिए प्रोविज़न करना, प्रोविज़न हम लोग कर रहे हैं, तो प्रोविज़न जो करते हैं हिरास का डेप्रिसिएशन लगाना क्या कंपलसरी है? क्या कंपलसरी करोगे क्या आप लोग? हाँ कंपलसरी है, वॉलंटरी तो है नहीं, ऐच्छिक थोड़ी है। हिरास तो हमें जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हिरास जब तक नहीं लगाएंगे तो एसेट्स की सही वैल्यू हमारे पास निकल कर नहीं आएगी। शोधन कोष बनाया जाता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए, या विशिष्ट या सामान्य दोनों उद्देश्य के लिए। देखिए रिजर्व फंड कह रहा है यहाँ पर, शोधन करने के लिए जो फंड बनाया जाता है वो किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। अगर यहीं पर जनरल फंड लिखा हुआ होता सामान्य कोष, तो मैं सामान्य उद्देश्य के लिए लगाया जाता। ये जो रिजर्व फंड, ये शोधन रिडेम्पशन फंड जो बनाया जाता है, डिबेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए बनाया जाता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लियर है कि सिर्फ डिबेंचर के पेमेंट करने के काम में आएगा, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट क्लियर है, इसलिए विशेष उद्देश्य के लिए आएगा 59 का ए। संपत्ति का आउट ऑफ फैशन हो जाना, ये जो संपत्ति है तुम्हारे पास आउट ऑफ फैशन हो गई है, ये किस कारण से होती है? हिरास का आंतरिक कारण, हिरास का बाह्य कारण, उपरोक्त ए और ब दोनों। देखो सीधी सी बात समझेंगे कि जो आपके पास ये एसेट्स है आउट ऑफ फैशन हुई है, ये किसके कारण से हुई है आउट ऑफ फैशन? तो बाह्य कारण से हुई है, क्योंकि बाज़ार में पता चला कि जैसे कोई मोबाइल है तो मोबाइल इस समय आपके यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अब इससे बढ़िया टेक्निक अगर बाज़ार में आ जाती है तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा? आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। तो इसका मतलब बाह्य कारणों से हुआ, अंदर से थोड़ी हुआ, घिसावट से थोड़ी हुआ। तो इसलिए आउट ऑफ फैशन जो होता है उसके कारण से आउट ऑफ फैशन हो जाता है, इसलिए 60 का बी आंसर आपका आ जाएगा। यदि एक मशीन की लागत 25,500, अवशिष्ट मूल्य 2300, अनुमानित कार्यशील 5 है तो मशीन का वार्षिक ह्रास क्या होगा? ये तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन अगर आप लोग दो मेथड से निकालते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपको डेप्रिसिएशन की रेट नहीं दे रखी तो आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? कॉस्ट प्लस स्टेबल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ पीरियड, यानी मशीन की लागत प्लस उसके स्थापना के व्यय माइनस बचा हुआ मूल्य बटे जीवन काल की अवधि। तो यहाँ पर देखिए मशीन की लागत कितनी? 25,500 प्लस करेंगे इसमें स्थापना के व्यय नहीं है 0, माइनस अवशिष्ट मूल्य कितना? 2300। तो 25,500 में से 2300 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? 23,200, ठीक है, 23,200 बचेगा। एक कुछ और बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा देख लीजिएगा, और उसको 5 से आप लोग भाग कर देंगे, ठीक है। 25,500 में 2300 माइनस कीजिएगा, 5 से भाग कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा
4640, ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान पर किया गया वह कैसा होता है, आस्थगित आगम रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जो रिसर्च पर आपने एक्सपेंसेस किया है धीरे धीरे आप लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे, इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बनावटी संपत्ति फिक्टिटियस एसेट्स है। बनावटी संपत्तियाँ कैपिटल एक्सपेंसेस होती हैं, ऐसी संपत्तियाँ जो जिनसे कुछ रियलाइज़ नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखा है, गुडविल है और पेटेंट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उपरोक्त सभी नहीं भैया, सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, सी होगा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स होती है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये फिक्टिटियस एसेट्स है, बनावटी संपत्ति है। कह रहा है एपीसी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, राज्य सरकार द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा, आईसीएआई के द्वारा की गई है। देखिए आईसीएआई संस्थान के द्वारा दी गई है, यही संस्था हमारे सारे कामों को बनाती है, इसलिए एपीसी की स्थापना आईसीएआई के द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान रहेगी आप लोगों को। यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट मत लगा देना, केंद्र सरकार मत लगा देना। सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, रिपीट हो रहा है। अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है, खुद भी कर सकते हैं, बाहर से भी करवा सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। हिसाब किताब की गड़बड़ी जो करते हैं वो लगभग कौन करते हैं, लगभग उच्च प्रबंध द्वारा कराया जाता है। मैंने आपको बताया प्राय शब्द लिख रहा है, जनरली लिख रहा है, इसलिए आप लोग एक ऑप्शन लगाएंगे उच्च प्रबंध द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स पहली ही है, पेटेंट्स ही है, प्रीमियम एक्सपेंसेस फिक्टिटियस एसेट्स है, विनियोग आपकी इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 में कह रहा है ऐसा संचय जिसका अस्तित्व चिट्ठी पर प्रकट नहीं होता क्या कहलाता है, सीक्रेट रिजर्व कहलाता है। जो चिट्ठी में दिखाई नहीं दे रहा, प्रकट ही नहीं हो रहा, तो कैसा रिजर्व होगा भाई, सीक्रेट रिजर्व होगा। 86 का ए आंसर हो जाएगा। बोनस अंशों का निर्गमन कहाँ से किया जाता है, बिना प्रतिफल के। बिना प्रतिफल के, बिना कुछ लिए हुए तो दिया जाता है, जब भी तो उसको बोनस कहते हैं। अगर पैसे लेकर दिया जाएगा तो फिर तो प्रतिफल के बदले हो गया ना, इसलिए बोनस फ्री में दिए जाते हैं, बोनस शेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं करती समता अंशों पर लाभांश, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, उपरोक्त ए और बी दोनों, और उसके बाद ये कहता है हमारे पास कि पूंजी पर ब्याज। भैया समता अंशों पर लाभांश तो हर कंपनी देगी, देना पड़ेगा उसको। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दिया जाता है, ए और बी दोनों ये भी दिया जाता है, और पूंजी पर ब्याज ये गलत है। पूंजी पर ब्याज देना, दो चीज़ एक साथ नहीं ले सकते, प्रॉफिट भी और पूंजी पर ब्याज भी, ये अलाउ नहीं है। नियम में लिखा गया है कि पूंजी पर ब्याज नहीं ले सकते, या तो लाभ लो या पूंजी पर ब्याज लो, इसलिए 91 का डी आंसर सही हो जाएगा। अनुदानित यानी ऐसी शिक्षण संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से हेल्प लेते हो, क्या उनका अंकेक्षण कराना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। पता कैसे चलेगा उन्होंने पैसे कहाँ पर लगाए, तो बी पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए पहले जो संख्या थी वो थी, मिनिमम संख्या कितनी थी हमारे पास 2, मैक्सिमम 50 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई हमारे पास, अब हमारे पास हो गई है 200। कितनी हो गई है? 200। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 200। और पब्लिक कंपनी में कितनी हो सकती है? अनलिमिटेड। ध्यान रखना। लाभांश समानीकरण संचय, लाभांश समानीकरण संचय किस संचय का उदाहरण है? देखिए जो डिविडेंड इक्विलेशन फंड है, डिविडेंड के लिए बनाया जाता है, और डिविडेंड में कोई कमी या ज़्यादा होती है उसके लिए बनाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। ये लाभांश के लिए यूटिलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको रेवेन्यू रिजर्व के नाम से जाना जाता है। 100 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए हमने 2015 का पेपर भी 2017 का पेपर भी कर लिया है, 2016 का और देख लेते हैं हम लोग। 2016 में देखते हैं कितने क्वेश्चन आए। 2017 में तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिले हैं। चलिए 2016 का देख लेते हैं, 16 में भी देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमको मिलते हैं। 16 में देखते हैं तो पहला है अनुसंधान होता है, कई बार आ चुका है। अनिवार्य ऐच्छिक है और वह दोनों, तो ये ऐच्छिक होता है, बी पॉइंट आएगा इसके अंदर। अनिवार्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम कंपनी अंकेक्षण को मान्यता प्रदान की थी? इंग्लैंड ने दी थी। कौन से सन में दी थी? इंग्लैंड ने 1844 में नियम पारित किया था कि इंग्लैंड के अंदर जो भी कोई कंपनी होगी वैधानिक तौर पर उसे अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा। 11 मई 1880 को उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की स्थापना की, वो भी इंग्लैंड में। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार एकस्व का उपयोगी जीवन काल निर्धारित किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन अकाउंट का क्वेश्चन है और 10 साल तक इसको माना जाता है।
जो पेटेंट्स का उपयोग है वो कितना लाइफ मानी गई है, 10 साल है। इसको रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा आप लोग, अकाउंट्स का क्वेश्चन है इसलिए। AS 26 में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 26 खोलना, आपको मिल जाएगा कि 10 साल उसका जीवन होता है। निम्न से कौन कंटिजेंसी लायबिलिटीज है, संभाव्य दायित्व है। संभाव्य का मतलब कि फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लायबिलिटीज ऑन बिल डिस्काउंट, बिल्कुल बिल डिस्काउंट करने पर लायबिलिटीज पैदा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जमानत के लिए दायित्व, जमानत अगर खारिज हो गई तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। वायदा के सौदों पर हानि के लिए दायित्व, वायदा अगर पूरा हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है। तो ये सब उपरोक्त सभी D पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फ्यूचर के आधार पर यह तय होता है। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय दिया गया कि एक ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है। देखिए फिर दोबारा आ गया यहाँ पर, किंगस्टन कॉटन मिल्स में कहा गया था कि वह मूल्यांकन नहीं होता, संपत्तियों का मूल्यांकन नहीं करता है, बल्कि संपत्तियों की जांच करने वाला होता है। हिरास लगाया जाता है, कॉमन सेंस की बात है, स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ गया, एक मशीन का लागत मूल्य 21, अवशेष मूल्य 1000, अनुमानित जीवन काल 10, मशीन का वार्षिक हिरास क्या होगा। स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाने का अगर परसेंटेज ना दी हो तो एक मेथड आपके पास होता है, कॉस्ट प्लस स्टेबल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ पीरियड फार्मूला होता है। मशीन का लागत मूल्य कितना 21,000, लगाने में वह कितना किया है आपने 0, स्क्रैप वैल्यू कितना 1, तो 21 में से 1 या 20 को 10 से भाग कर दीजिए, 2000 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिरास उत्पन्न होता है के कारण, प्रयोग के कारण, अप्रचलन से, किसी भी कारण से, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी भी कारण से भी हो सकता है, अप्रचलन से भी हो सकता है, लेकिन इसमें से इसने ऑप्शन सबसे अच्छा देना है हमको। तो संपत्ति के प्रयोग से तो 100% होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हिरास जो उत्पन्न होता है वो यूटिलाइज करने से होता है, बार बार प्रयोग करने से होता है। संपत्ति का निरंतर प्रयोग है, हिरास का बाह्य कारण है, हिरास का आंतरिक कारण है, कौन सा कारण है बताइएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का निरंतर प्रयोग करते हो, तुम खुद यूटिलाइज करते हो, तो उसके कारण से जो कमी आती है वो आंतरिक कारण है। कैसा कारण है? आंतरिक कारण। घिसावट हम करते हैं, यूटिलाइज हम करते हैं, तो उसमें इस तरीके से अगर कमी होती है तो वो कैसा कारण है? इंटरनल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स तब होता जब आउट ऑफ फैशन हो जाती वो एसेट्स। ठीक है, आगे कह रहा है रिजर्व बनाया जाता है। रिजर्व कब बनाया जाता है? सामान्य उद्देश्य के लिए, विशिष्ट। देखिए नॉर्मल रिजर्व है, रिजर्व से पहले कुछ लिखा हुआ नहीं है किस के लिए बनाया जा रहा है, तो रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है? सामान्य उद्देश्य के लिए। हाँ, अगर नाम आ जाता है इसमें कि रिडेम्पशन फंड बनाना है, या जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाना है, या जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व बनाना है, तो वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो जाता। अभी यहाँ पर जनरल के लिए, जनरल है तो जनरल के लिए होगा। अडायर शब्द का अर्थ क्या होता है? सुनना होता है, टू हियर। अडायर कौन से शब्द से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा कहाँ से है? यूनान से आई है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? टू हियर, सुनना। ये ऑप्शन आ जाएगा। अनुसंधान कहाँ पे प्रारंभ होता है? कई बार आ चुका है, जहाँ पर ऑडिटिंग समाप्त होती है। उद्धृत संबंधित है, पिछला रिपीट है। शेयर कोटेशन प्राइस होती है, ध्यान रखना। आंतरिक मूल्य संबंधित होता है शेयर से, ये भी कई बार आ गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट कब पास हुआ? 1949 में, ये भी हो गया। अनुसंधान कराया जाता है जनरल के लिए, स्पेशल के लिए। अनुसंधान किसके लिए कराया जाता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। अनुसंधान जो कराया जाता है वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है, सामान्य के लिए नहीं हो जाता है। जब हमें लगता है तभी हम कराते हैं, हर बार नहीं कराते हैं। कह रहा है अंकेक्षण से आशय किसी व्यापार की लेखा पुस्तकों की बुद्धिमत्तापूर्ण और आलोचनात्मक जांच से। देखिए आलोचनात्मक जांच परिभाषा आ गई, क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात की अगर बात करें तो ये जो कही थी बॉटली बॉय ने ये बात कही थी, डेफिनेशंस की एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाई थी, वीडियो नंबर 2। अगर आपको डेफिनेशन ढंग से पढ़नी हो तो वहाँ पर देख लीजिए, वहाँ की टेक्निक मैंने आपको बता रखी है, वहाँ से आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको पकड़ना है आलोचनात्मक जांच, क्रिटिकल जांच जो की थी बॉटली बॉय ने की थी। इसी कीवर्ड से आधार पर आप लोग आसानी से पता कर लेंगे। अंकेक्षक क्या होता है? कला और विज्ञान दोनों होता है, सी पॉइंट आ जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से अंकेक्षण कौन सा कार्य है? लेखक गणित जांच करता है, पता लगाता है, कोड रोकता है, ये सभी डी पॉइंट आ जाएगा। लेखाक्रम प्रारंभ होता है जहाँ पर पुष्ट पालन समाप्त होता है, ये पॉइंट कई बार आ चुका है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से वेस्टिंग एसेट्स कौन सी है? कोयल, ये रिपीट हो गया है। अस्थिर संपत्ति कौन सी है? स्थिर संपत्ति पूछ रहा है, ध्यान से समझ लेना। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पूछ रहा है। बी गुडविल हो जाएगी यहाँ पर, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है। बी आर करंट है, स्टॉक करंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट है, रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी फिक्टिटियस एसेट्स है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बना ये प्रारंभिक व्यय, ठीक है, रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बाद में पढ़ लेंगे हम लोग, अभी ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है।
स्कंद का मूल्यांकन किस पे किया जाता है? लागत और बाजार मूल्य जो भी दोनों में कम हो उस पर वैल्यूट किया जाता है। 1000 रुपये की मशीन खरीदी, उसे क्रय खाते में लिख दिया गया। ये कई बार हो गया है कि परचेज और इन्हें मशीन में डिफरेंस ही पता नहीं है, तो इन्हें सिद्धांत क्लियर नहीं है, इसलिए प्रिंसिपल एरर होगी, बी पॉइंट हो जाएगा। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन क्या होता है? जरूरी होता है, आवश्यक होता है। खाते जब तक नहीं बनेंगे कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन होता है, कंपलसरी होता है, सी ऑप्शन होगा, आवश्यकता आ जाएगा। अंकेक्षण अनिवार्य है सभी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी साझेदार के लिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर हो जाएगा। अंकेक्षण अनिवार्य किसके लिए बेटा? कंपनी के लिए। एक अंकेक्षक कौन होता है? रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, शिकारी कुत्ता होता है, वॉचिंग डॉग होता है, शिकारी कुत्ता तो होता ही नहीं है। किस में कही गई थी? किंगस्टन कॉटन मिल्स में बात कही थी। कौन से जज ने कही थी? लोपस ने ये बात कही थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सामान्यतः एक छोटे व्यापार के लिए अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। कई बार रिपीट हो गया, ये ऑप्शन आएगा। दोहरा लेखा प्रणाली किसने दी है? लुकास पेसियोली ने। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। कई एक कंपनी में अंकेक्षणों में कौन नियुक्त हो सकता है? ना तो कॉमर्स ग्रेजुएट, सिर्फ सीए हो सकता है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। छल कपट को रोकना कौन सा ऑब्जेक्ट है? सहायक उद्देश्य है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निजी कंपनी का अंकेक्षण कैसा है? कंपलसरी है। कंपनी शब्द आ जाए तो वहाँ पर समझ जाना कंपलसरी है, अनिवार्य, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सब रिपीट हो रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। कार्यालय फ़ोन का उपयोग करना, फ़ोन हमारे लिए सुविधा होती है। मालिक ने हम लोगों को ये सुविधा दी थी कि हम बैठ के आराम से फ़ोन पर बात कर लें, लेकिन इन्होंने नहीं की। इन्होंने जो है गड़बड़ कर दिया, घर पे ले जाकर यूज़ करने लगे, इसलिए हमने सुविधा का गबन कर दिया। गबन का टॉपिक आप लोग ज़रूर देखें, वीडियो में देख लीजिएगा, 5वीं 6वीं वीडियो होगी, वहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। ICAI की स्थापना एक हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है, बहुत पुरानी बात है। अंकेक्षण अनिवार्य है कंपनी के लिए, ट्रस्ट के लिए, सहकारी समिति के लिए, सभी के लिए रिपीट हो रहा है। अनुसंधान कराया जा सकता है फर्म के मालिक द्वारा, बाहर के लोगों द्वारा, दोनों के द्वारा कराया जा सकता है, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी। अनुसंधान होता है विस्तार में, संक्षेप में, और ब दोनों में। 96 की बात कर रहा है, तो देखिए अनुसंधान हमेशा विस्तार में होगा, बहुत ध्यान से समझ लेना, संक्षेप में कभी नहीं हो सकता। अनुसंधान के जरा सी बातों को खोल कर देखा जाता है तभी अनुसंधान होता है। अगर हम लोग संक्षेप में करते तो फिर अनुसंधान करने की जरूरत ही क्या पड़ती, गलती क्यों होती। एक अंकेक्षक को होना चाहिए तर्कशील, ईमानदार, नैतिक, सभी गुण होने चाहिए उसके अंदर। कह रहा है बोनस अंशों का निर्गमन करा जाता है विशेष छूट पर, बिना प्रतिफल के फ्री में दिया जाता है भैया, बी पॉइंट होगा इसका आंसर। चलिए, हमने 2016 के पेपर भी पढ़ लिए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, गला भी मेरा दुख गया है, लगातार मैं बोले जा रहा हूँ, इसलिए बाकी का पेपर 2015 के और 2015 से पेपर जो भी मेरे को पहले मिलेगा उसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, भविष्य मंगलमय, इसी कामना के साथ आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद बहुत आप सभी लोगों का।